हाय, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश। बीएससी कोचिंग क्लास में मैं बीके सिन्हा तुम सबों का स्वागत करता हूँ। कल के सेशन में हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था, कंजंक्शन। कुछ पार्ट उसके बचे हुए थे, थ्योरी वाला कुछ पार्ट उसका बचा हुआ था, जो कि आज के सेशन में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर एरर पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है कंजंक्शन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस तुम लोगों के साथ करेंगे। आज का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही एक्साइटिंग होगा, तो तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अभी कंजंक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस होगा और उसके बाद एरर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बीच में एक इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है लेस्ट, उसको भी हम लोग, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। वो भी एक अच्छा आइटम होगा डिस्कशन का। तो देखते हैं, अभी बोर्ड पर तुम्हारे सामने 8 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कंजंक्शन से रिलेटेड। कंजंक्शन में जैसा कि मैंने कल बताया था कि 3 तरह के कंजंक्शंस होते हैं। पहला था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड जो थे कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, उसको तो कंप्लीट कर दिया गया था, अच्छे तरीके से उसको कवर कर दिया गया था। लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन को थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 8 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं, इसमें अंडरलाइन करता हूँ कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कैसे कैसे हैं और उस पर एरर क्या पूछे जा सकते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। सेंटेंस नंबर 1, ईदर टेक इट और लीव इट। यहाँ पे कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अगर हम मार्क करेंगे तो ईदर एंड और, ये दोनों यहाँ पे सही यूज किया गया है। ये सेंटेंस सही है। अगर एरर पूछना होता है इस सेंटेंस में तो क्या किया जाता, यहाँ पे और की जगह पे अगर एंड लगा दिया जाता तो ये गलत होता। और ऐसा क्वेश्चन इस तरह का आता है, सेंटेंस ईदर से शुरू होता है और बीच में और नहीं रहकर वहाँ पे एंड लिख दिया जाता है। ठीक है। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल 2, ही इज नीदर रिच नॉर पुअर। यहाँ पे नीदर है और नीदर के साथ ये जो पेयर है नॉर का, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एरर में आता तो क्या लिख देता, हो सकता है लिख दिया जाता इसमें नॉट। तो हम लोग कहते हैं कि नॉट गलत होगा, नॉट की जगह पे नॉर का यूज ज़्यादा सही होगा। राइट। देन वी कम टू एग्जाम्पल 3। यहाँ पर कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोथ, और उसका पेयर यहाँ पे है एंड के साथ। ये परफेक्ट है, तुम लोग कल के वीडियो में देख सकते हो। जो एग्जाम्पल्स लिखवाए गए हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के, उसमें बोथ डॉट 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 एंड लिखा हुआ है। वी बोथ लव्ड एंड ऑनर्ड हिम। उसको हम लोग दोनों चीज़ करते हैं, उसको प्यार भी करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे अगर एरर देना होता, ये वाला एरर तुमको हो सकता है कि एक्सरसाइज में मिलेगा भी, तो एंड की जगह पे लिखा रहता एज वेल एज। तो एज वेल एज गलत होता, यहाँ पे एंड जो लिखा हुआ है ये अपने आप में सही है। देन सेंटेंस नंबर 4, यहाँ पे 2 है और इसके साथ पेयर लगा हुआ है येट का। तो ये दोनों जो पेयर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। इसमें एरर कैसे पूछा जाएगा, इसमें येट की जगह पे बट लिखा हुआ दिखेगा, तो मेरा आंसर होगा कि बट यहाँ पे गलत है। येट जो है ये 2 के साथ परफेक्ट मैच है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5, he not only passed but also won a scholarship। यहाँ पे जो कंजंक्शंस का एरर है कौन सा है, नॉट ओनली और but also। ये बिल्कुल सही है। एरर अगर आता तो क्या लिखा रहता, ऐसा भी हो सकता, ऐसे 2 तरह से पूछा जा सकता था। he not, सिर्फ नॉट लिखा जाता तब भी गलत होता, नॉट ओनली यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था। और यहाँ पे हो सकता है लिखा रहता he not only passed but won a scholarship।
तो हमारा आंसर होता कि बट के साथ ऑल्सो भी लिखा जाना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो पेयर क्या हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। यहाँ पर सो है और उसके साथ यहाँ पे दैट सही लगा हुआ है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, इसमें कैसे एरर आ सकता था, ही वॉज सो टायर्ड एंड, हो सकता है यहाँ पे एंड लिखा रहता तो हम कहते कि यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे दैट सही है। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला इन पे ध्यान देना, इस पर एरर बहुत बार आता है। देखो यहाँ पर हार्डली और हार्डली के साथ और व्हेन सही यूज किया गया है। हार्डली के साथ व्हेन बिल्कुल सही यूज किया गया है। यहाँ पर सेकेंड वाले सेंटेंस में नो सूनर के साथ देन, ये जो पेयर है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, ये अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में क्या होता है कि कंजंक्शन का कोई एरर नहीं रहेगा। तुम देखोगे अगर वहाँ पे तो हार्डली के साथ व्हेन लिखा हुआ मिलेगा तुमको, बट फिर भी उस सेंटेंस में एरर होता है। एरर किस में होता है ये बताता हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड एरर हो सकता है। ठीक है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एरर्स रिलेटेड टू कंजंक्शन, बट इसमें सेंटेंस से रिलेटेड एरर भी हो सकता है। सेंटेंस से रिलेटेड एरर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हार्डली ही रिच्ड द स्टेशन, यहाँ पे हैड नहीं रहेगा। हो सकता है कि हैड को हटा के दिया जाए तो गलत होगा। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली से रिलेटेड अगर सेंटेंस होंगे तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, मीन्स उसमें हैड प्लस V3 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हैड प्लस V3, ये दोनों पर एप्लीकेबल है, सेंटेंस 7th पर भी और 8th पर भी। फर्स्ट पार्ट होगा हैड प्लस V3 और जो सेकेंड पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें लगा रहेगा V2। तो इसको ध्यान में रखना। व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस विथ हार्डली, scarcely, barely or no sooner, comma, the first part of the sentence is in the past perfect tense and the second part of the sentence contains V1। फर्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है और सेकेंड पार्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। तो हैड प्लस V3 फर्स्ट पार्ट में होगा और V2 सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बिगेन है, फर्स्ट में हम देखते हैं बिगेन है, दिस इज V2, और सेकेंड में अगर तुम देखोगे सेंटेंस नंबर 8 में तो वहाँ पे रैन है। बिगेन और रैन ये दोनों ही V2 हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस सही है, कोरिलेटिव कंजंक्शन वाइज भी और सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज भी। तो ये कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे लिए मैंने बोर्ड पे लिखा और उसको एक्सप्लेन किया ताकि जब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के एरर्स को तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको ठीक से देख लो, अगर कहीं पे डाउट होगा तो फिर हम लोग बाद में इसको इस पर विचार करेंगे। ठीक है। देन एक कंजंक्शन ऐसा है जिसको मैं इंडिपेंडेंटली डिस्कस करता हूं, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन अगर कंजंक्शन में पूछा जाएगा तो 1 या 2 बार जरूर इस कंजंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और ये कंजंक्शन है लेस्ट। ये वर्ड हम लोग ठीक से नहीं जानते और इसीलिए इसको यूज़ भी नहीं करते हैं। हम लोग यूज़ क्या करते हैं, 2 वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बट उसका मीनिंग अलग है। एक तो है लिस्ट और लिस्ट है एक लिस्ट है और दूसरा वर्ड है लिस्ट। ये दोनों वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बट ये वाला वर्ड हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते।
क्यों? क्योंकि इसके बारे में ठीक से जानते नहीं है। दिस इज ए कंजंक्शन। देखो लिस्ट एक नाउन है, या कभी कभी हम लोग वर्ब के रूप में भी इसको यूज करते हैं। लिस्ट का मतलब होता है सूची, जैसे सामान की ये लिस्ट है, बुक की ये लिस्ट है, तो लिस्ट का मीनिंग सूची अगर हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तब, और अगर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज को सूचीबद्ध करना, सूची में लिखना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट एज ए वर्ब, ठीक है। और जो नीचे में लिस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसका मतलब लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम, कम से कम, लेस, लेसर, लिस्ट, तो वो एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, मीन्स सबसे कम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग भी डिफरेंट है इसकी और मीनिंग भी डिफरेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये कंजंक्शन है, जबकि ये क्या था, लिस्ट नाउन था और लिस्ट एडजेक्टिव था नीचे वाला। लिस्ट का मतलब होता है, मीनिंग अगर हिंदी में लिखें तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक से इसको समझना, कहीं ऐसा ना हो। जैसे हम लोग अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को कभी कभी बोलते हैं कि टच में रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है विच वी यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। संबंध बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर हम लिखें इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, कीप इन टच, कीप इन टच लेस्ट you should forget me, keep in touch lest you should forget me, ठीक है। इस सेंटेंस में लेस से रिलेटेड जो 2 पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है जानना। वो ये है कि देखो लेस्ट के साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेस्ट के साथ नॉट यूज नहीं होता, नॉट यूज नहीं होता। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लेस्ट, करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है जिस पर बेस्ड एरर्स आते हैं कि इसके बाद मीन्स लेस्ट के बाद शुड आता है, लेस्ट के बाद शुड आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको हम लोग ऊपर के सेंटेंस में रख के देखते हैं कि ये दोनों फॉलो हुआ है या नहीं। पहला क्या है, लेस्ट के साथ नॉट यूज नहीं होता। अगर सेंटेंस में ऐसा दिया हुआ रहता, कीप इन टच लेस्ट यू शुड नॉट फॉरगेट मी, यू शुड नॉट फॉरगेट मी, तो ये एरर होता, ठीक है। ऐसे ही एरर कैसे दिया जाएगा, लेस्ट से रिलेटेड एरर कैसे आएगा, सेंटेंस में शुड के बाद नॉट लिख दिया जाएगा जो कि गलत है। यहां पे नॉट बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था, इसके बाद शुड आता है, शुड आता है। यहां पे देखो यहां पे अगर हम देखते हैं तो शुड लिखा हुआ है जो कि सही है। एरर कैसे पूछा जा सकता है, शुड की जगह पे लिखा जा सकता है, विल लिखा जा सकता है, वुड लिखा जा सकता है, कुड लिखा जा सकता है। अगर शुड की जगह पे ये चीज़ें लिखी गई हैं तो ये गलत है, इनका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिला, नंबर 1 लेस्ट के केस में नॉट यूज नहीं होता, और नंबर 2 लेस्ट के बाद शुड आता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ तो समझ में आएगा। मेहनत के साथ पढ़ाई करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, ठीक है।
स्टडी हार्ड लेस्ट you should fail. Study hard lest you should fail. This is a correct sentence. ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है. इसमें अगर एरर डालना होगा तो कहाँ पे डाला जाएगा? एरर अगर इसमें डालना होगा तो 2 पॉइंट पे डाला जा सकता है. शुड के बाद यहाँ पे नॉट लगाया जा सकता है, नंबर 1. और दूसरा एरर क्या होगा? यहाँ पे शुड की जगह पे विल, वुड या कुड लिखा जा सकता है. और अगर ये इंफॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास नहीं होगा, ये वाला, तब तुम इसमें एरर नहीं खोज पाओगे. ठीक है? इसमें अगर नॉट लगा दिया तो गलत हो गया, अगर विल, वुड या कुड लग गया तो भी गलत हो गया. तो ये था लेस्ट से रिलेटेड डिस्कशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो. इस पर अभी जब एरर का एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ज़रूर 1-2 क्वेश्चन लेस्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट कंजंक्शन, जिसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की गई है. ये एक सिंपल चैप्टर है और इस पर से क्वेश्चन आता भी है, इसीलिए आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. इसमें ज़्यादा उलझाने वाली कोई बात थी ही नहीं और इसीलिए इसको सिंपल रखा गया. अब इतना नॉलेज लेने के बाद लेट अस गिव ए ट्राई टू द एरर्स बेस्ड ऑन कंजंक्शन. कंजंक्शन पर बेस्ड एरर्स हम लोग करते हैं और उसमें उम्मीद है कि वो सारा डिस्कशन तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नंबर 1. और नंबर 2, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है तुम उसको अप्लाई करोगे, न सिर्फ अप्लाई करोगी बल्कि उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में आएगी. तो लेट अस स्टार्ट द एरर्स बेस्ड ऑन कंजंक्शन. बोर्ड पे तुम्हारे सामने है. पहला क्वेश्चन, हार्डली ही डिड गो आउट व्हेन हिज फादर केम इन एंड टोल्ड अबाउट द न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम. ये पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, कोरिलेटिव कंजंक्शन पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन की जहाँ तक बात है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो पेयर है वो बिल्कुल सही लिखा गया है. हार्डली के साथ यहाँ पर व्हेन यूज़ किया गया है. ठीक है? तब इसमें एरर क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने बताया था कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली या नो सूनर के साथ अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, हैड प्लस V3. ठीक है? वहाँ पर डेलिबरेटली ये नहीं बताया गया था कि इसका एक दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, चूँकि मैंने ये सोचा कि जब ये सेंटेंस आएगा उसी समय इसको डिस्कस करूँगा. तो एक केस तो ये हो सकता है हैड प्लस V3 और दूसरा केस हो सकता है डिड प्लस गो, डिड प्लस V1. इससे भी हम लोग सेंटेंस शुरू कर सकते हैं. ठीक है? यहाँ पर ये वाला अडॉप्ट करना होगा. क्यों अडॉप्ट करना पड़ेगा इसको? क्योंकि यहाँ पर V1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो V3 वाला ऑप्शन हम लोग, हैड प्लस V3 वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिड के साथ हम जानते हैं डू, डज, डिड के बाद V1 लगता है. डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड, टेक V1 आफ्टर इट, इसके बाद V1 लगता है. सो हार्डली ही डिड गो, बट यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगा. जो ऑक्सिलियरी वर्ब डिड है ये या हार्डली के बाद आएगा, सब्जेक्ट इसके पीछे चला जाएगा. मीन्स हम लोग सेंटेंस को ऐसे शुरू करेंगे, हार्डली डिड ही, हार्डली डिड ही, हार्डली डिड ही गो आउट व्हेन हिज फादर केम इन. वो मुश्किल से बाहर गया ही था कि उसके पिताजी आए और उन्होंने उसे एग्ज़ाम के नए पैटर्न के बारे में
बताया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, एरर लाइज इन पार्ट 1. सो आंसर इज 1. यहाँ पे 1 में एरर है. ठीक है, ये था क्वेश्चन 1. देन क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 भी उसी तरह का है. स्केर्सली ही हैड गॉन आउट व्हेन पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर. यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस स्केर्सली से शुरू हुआ है. हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें आएंगी. पहला तो ये कि स्केर्सली के साथ कंजंक्शन कौन सा लगेगा. तो यहाँ पे सही लगा हुआ है व्हेन, मीन्स कंजंक्शन से रिलेटेड इसमें एरर नहीं है. तब क्या होगा, तब तुम्हारा ध्यान जाएगा कि सर ने बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे गौर करो. तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि ही हैड गॉन है. ही हैड गॉन. ठीक है, यहाँ पे हैड प्लस V3 तो है, बट ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले लाना होगा. यानी कि हमको लिखना होगा स्केर्सली हैड ही गॉन, जैसा कि इसके पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने किया. वहाँ पे हार्डली डिड ही गो ऐसा लिखा गया था. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हैड को सब्जेक्ट के पहले लाया और सब्जेक्ट को ऑक्सिलियरी वर्ब हैड के बाद लाया. तब क्या स्ट्रक्चर बना, स्केर्सली हैड ही गॉन आउट. तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, एरर पार्ट 1 में है. और सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि मुश्किल से वो बाहर गया ही था कि पुलिस वाले ने दरवाजे को खटखटाया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द आंसर इज 1. ठीक है, ये था सेंटेंस नंबर 2. देन सेंटेंस 3. दो ही स्टडीड हार्ड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन का 2 है और इसका पेयर यहाँ पे येट है. तो कंजंक्शन का एरर इसमें नहीं है. और सेंटेंस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, सही है. हालांकि वो उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हो सका. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज ए केस ऑफ नो एरर. इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो मेरा आंसर होगा 5. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3. Then we come to question 4. Both Arun as well as Sonu are trying to tell the truth of this accident. दोनों, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों को शामिल किया जा रहा है कि अरुण और सोनू दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि इस दुर्घटना की सच्चाई बताई जाए. ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन को अगर हम देखें तो बोथ है और बोथ के बाद यहाँ पर एज वेल एज है. जैसा कि अभी आज ही के सेशन में हम लोगों ने सेंटेंसेस को डिस्कस किया था. बिल्कुल शुरू में वहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया भी था कि बोथ के बाद एज वेल एज लगाना गलत होता है. बोथ के साथ जो पेयर है वो एंड का है, तो एज वेल एज की जगह पे अगर एंड रहेगा तो ये सेंटेंस सही होगा. तो एरर किस पार्ट में है, एरर यहाँ पे पार्ट 2 में है और इसीलिए 2 मेरा आंसर होगा. इज इट क्लियर? तो मज़ा आ रहा होगा ना. कोरिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड जो एरर्स हैं, अगर कंजंक्शन के पेयर तुमको याद हैं तो बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. सपोजिंग इफ आई गिव यू सम मनी, हाउ विल यू यूज इट. मानो अगर ये माना जाए कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं तो तुम इसे कैसे यूज करोगे. ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता भी है. तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज और इफ दोनों का मीनिंग होता है यदि. अगर सपोज को मान लो अच्छे तरीके से समझने के लिए चाहते हो, यदि ऐसा हो या ऐसा माना जाए,
ठीक है, सपोज का मीनिंग ऐसे होगा और इफ का मीनिंग होता है यदि या अगर। ठीक है, ये दोनों एक मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड्स हैं, तो दोनों को एक साथ हम कभी यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा रहता सपोजिंग, तब ये सेंटेंस सही होता, या अगर सेंटेंस में सिर्फ इफ रहता तब भी ये सेंटेंस सही होता। तो दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज करना ये गलत है, और इसीलिए एरर किस पार्ट में है? एरर पार्ट 1 में है। ये सेंटेंस कैसे सही होता? सपोज आई गिव यू सम मनी, या सपोजिंग आई गिव यू सम मनी, या इफ आई गिव यू सम मनी। तो सपोज और इफ यहाँ पे कभी भी दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन 6, neither Srinivasan and his son-in-law felt ashamed of spoiling the sanctity of cricket match। कहता है कि ना तो श्रीनिवासन और ना ही उसके दामाद को जरा सा भी शर्म आई कि उन लोगों ने क्रिकेट मैच की पवित्रता को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, और स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद कर देना। यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड है अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा। तो 3 वर्ड थे जिसका मीनिंग मैंने बताया। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसमें एरर क्या है। अगर कंजंक्शन की बात करें तो नीदर के साथ क्या पेयर बनता है? नॉर का। हम लोग जानते हैं नीदर के साथ क्या लगता है? नॉर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीदर हैज़ बिन फॉलोड बाय एंड, जो कि गलत है। यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉर, और तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 2, चूंकि एरर पार्ट 2 में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज हिली लैंड। एक देश की बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज हिली लैंड इज नॉट ओनली अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, आज के एक्सरसाइज में भी तुमको मिलेगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली के बाद क्या चीज़ आती है, इस पे ध्यान देना होगा। और बट ऑल्सो के बाद क्या चीज़ आती है, इस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखते हैं नॉट ओनली अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद अनसुटेबल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, बट ऑल्सो के बाद एग्रीकल्चर क्या है? ये एक नाउन है। यहीं पर मिसमैच हो जाता है। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसा कंसीडर किया जाता है। या उलट के हम कह सकते हैं कि बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आएगा। अब सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं कि किसी देश के बारे में कहा जा रहा है कि उस देश की जो पहाड़ी जमीन है वो अनुपयुक्त है। पहले क्या लिखेंगे? अनुपयुक्त। यहाँ पे जो अनसुटेबल है ये कॉमनली यूज किया गया है, कॉमनली यूज्ड दोनों के लिए। ठीक है, इसको कॉमनली यूज किया गया है, तो ये अनुपयुक्त है। किस चीज के लिए? बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए भी अनुपयुक्त है और खेती के लिए भी अनुपयुक्त है। यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये बिल्डिंग के लिए भी अनुपयुक्त है एंड एग्रीकल्चर के लिए भी अनुपयुक्त है। बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर दोनों के लिए। ठीक है, इसमें ध्यान देना। ये थोड़ा टेक्निकल है, तब इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे सेंटेंस को। अगर ये गलत है तो अनसुटेबल को पहले ले आएंगे और नॉट ओनली को बाद में लिखेंगे। यानी कि नॉट ओनली को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग। तब देखो नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग
बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। तब ये दोनों को इक्वेट अगर करके देखते हैं तो बिल्कुल इक्वेशन सही बैठता है, नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि नॉट ओनली के बाद यहाँ पे बिल्डिंग नाउन है और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी नाउन है। इस हिसाब से अगर हम लोग मैच करेंगे, अभी आगे भी आएगा, कई जगह पे नॉट ओनली के बाद नाउन रहेगा और बट ऑल्सो के बाद वर्ब रहेगा, तो वहाँ पर भी दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना होगा। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसको कि मैंने एक्सप्लेन किया, और इस चीज़ पे ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, the teacher could not help him because of he was not perfect in his work। ये वाला भी एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि दिस इज ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कई बार ये पूछा जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है देखते हैं। देखो, the teacher could not help him, इसमें because of, एक होता है because, तुम ही डिसाइड करना कि क्या सही होगा, और दूसरा होता है because of। ठीक है, यहाँ पे यूज किया गया है because of। यहाँ हमको देखना है कि because of सही है कि यहाँ पे because होगा। ठीक है, because का मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। क्लियर? दो एग्जाम्पल दे दूंगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। बिकॉज का एग्जाम्पल देता हूं, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। यहां पे क्या यूज किया गया है? बिजी, बिकॉज। अब बिकॉज ऑफ का एग्जाम्पल देता हूं यहां पे, आई कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस। ठीक है, यहां पे देखते हैं फिर। बिकॉज का मतलब क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मीनिंग होता है के कारण। ठीक है, यूज करने में क्या डिफरेंस है दोनों में ये देखते हैं। यहां पर आई कुड नॉट कम बिकॉज, बिकॉज है, बिकॉज के बाद पूरा एक क्लॉज लिखा गया, आई वॉज बिजी, पूरा एक्सप्लेन किया गया, आई वॉज बिजी। तो बिकॉज के बाद हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जबकि बिकॉज ऑफ जब यूज किया गया तब उसके बाद सिंपल लिखा गया। यहाँ पे बिकॉज आई वॉज बिजी की जगह पे यहाँ पे लिखा गया बिकॉज ऑफ माई बिजनेस। बिजनेस का मतलब भी होता है व्यस्तता। मैं अपने व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाया। ठीक है, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं व्यस्त था। सो दोनों में यही डिफरेंस है। बिकॉज के बाद हम लोग पूरा क्लॉज लगाते हैं यहाँ पे, जबकि बिकॉज ऑफ के बाद सिर्फ बिजनेस से काम चल गया, उस तरह का टर्म यूज किया जाता है। नाउ वी कम टू दिस, बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट परफेक्ट। यहाँ पे देखो कि क्या लगा है, प्लस लगा है, उसके बाद पूरा सेंटेंस का एक दूसरा पार्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे बिकॉज ऑफ गलत यूज किया गया है, इट शुड बी बिकॉज। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फाइन डिस्कशन है, विच आई ट्राई टू पुट बिफोर यू। एक बार फिर से स्क्रीन को देखो और ठीक से इसको समझो। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं। दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
कि कहाँ पे बिकॉज यूज होगा और कहाँ पे बिकॉज ऑफ यूज होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर। ठीक है, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कंजंक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, टेंस अगर तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का मीनिंग पहले हम समझते हैं। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड, उसके पिताजी खुश हुए होते और उसको एक रिस्ट वॉच दिला देते अगर वो थोड़ा और मेहनत करता तो, या थोड़ा ज़्यादा कड़ी मेहनत करता तब। यहाँ पे देखो दो पार्ट है, एक पार्ट है सेंटेंस का हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड, और दूसरा है ही वुड हैव वर्कड। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। ऐसा जब भी होता है तो जो पार्ट 1 होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं वुड हैव प्लस V3, और पार्ट 2 में हम लोग यूज करते हैं हैड प्लस V3। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस contains would have plus V3 and part 2 contains had plus V3। जो कंडीशनल पार्ट होता है वो had plus V3 होता है, ये कंडीशनल है, और जो उसके पहले वाला पार्ट है वो उसमें हम लोग would have plus V3 यूज करते हैं। तब ये सेंटेंस कैसे सही होगा, his father would have been pleased to get him a wrist watch if he had worked harder। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, अगर तुम ध्यान देते या अगर तुम और मेहनत करते तो निश्चित पास हो जाते। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्डर you would have passed। if you had worked harder you would have passed। यहाँ पे देखो जो कंडीशनल पार्ट है, पार्ट यहाँ पे थोड़ा पार्ट का चेंज हो गया है। कंडीशनल पार्ट क्या है, कंडीशनल पार्ट इफ से पता चलता है, ये कंडीशनल पार्ट है। ये जो मैंने लिखा था ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए लिखा था, जहां पार्ट 1 में वुड हैव प्लस V3 रहता और पार्ट 2 में आ जाता हैड प्लस V3। लेकिन ये जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसमें कंडीशनल पार्ट की बात की गई है। कंडीशनल पार्ट जो रहता है उसमें हैड प्लस V3 लगता है, जो यहाँ पर भी लिखा गया है, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसमें क्या लगता है, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें क्या किया जाता है, दोनों जगह पर या तो वुड हैव प्लस V3 लगा के दे दिया जाएगा, वुड हैव प्लस V3 दोनों ही जगह पे, दोनों पार्ट्स में, या क्या दिया जाएगा, हैड प्लस V3, ये भी दोनों पार्ट्स में लिखा हुआ रहेगा। अगर ऐसा है तो सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है और सेंटेंस गलत है। तो इसमें कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ ही हैड वर्कड हार्डर। यानी कि वुड हैव की जगह पे, वुड हैव की गलत है यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे हैड प्लस V3, हैड वर्कड हार्डर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एरर था। इसका डिस्कशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
एक बार ठीक से देख के समझ लो। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में तुम इस डाउट को क्लियर कर सकते हो मेरे से पूछ के। Then we come to next. Question number 10. If I would have worked hard, I would have got first division. उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे कंडीशनल पार्ट क्या है? कंडीशनल पार्ट यहाँ पे है would have worked। कंडीशनल पार्ट में क्या होना चाहिए? इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे होना चाहिए had प्लस V3 और यहाँ पे सही यूज किया गया है would have प्लस V3। तो ये वाला सही है। सही नहीं है, यहाँ पे पार्ट 1 में एरर है। would have जो लिखा गया ये गलत है। इन प्लेस ऑफ would have इट शुड बी had प्लस V3। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Neither John speaks English nor Hindi, yet people of this colony love him on owning। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, इट शुड नॉट बी ऑन, यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। owing to his good behavior। अब देखो यहाँ पे neither John speaks English nor Hindi। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि neither और nor, जहाँ तक कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात है ये बिल्कुल सही है। नीदर के साथ नॉर सही लगा हुआ है, बट प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो ये गलत है। जॉन बोलता है, ना तो जॉन बोलता है इंग्लिश और ना ही हिंदी, फिर भी उस कॉलोनी के लोग उसे बेहद प्यार करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करके ऐसे लिखेंगे, जॉन स्पीक्स, जॉन बोलता है ना तो इंग्लिश, तो ना तो के लिए नीदर इंग्लिश और नॉर हिंदी। ये चीज इंपॉर्टेंट है मार्क करने के लायक। नॉर किसके पहले लिखा गया? हिंदी के पहले। यहाँ पे तुम देख सकते हो नॉर हिंदी के पहले लिखा गया है, तो नीदर किसके पहले लिखा जाना चाहिए? इंग्लिश के पहले लिखा जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे गलत है, नीदर को हम लोगों ने पहले यूज किया है। तो क्या सेंटेंस सही होगा? जॉन स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, यानी कि जॉन को इधर लाना पड़ेगा, इस पूरे पार्ट को इधर लाना पड़ेगा और नीदर को इधर लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। सो एरर इज इन पार्ट 1 एंड द आंसर इज 1। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार पढ़ने पे अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमको एरर नहीं दिखेगा, बट ये थोड़ा बहुत ही फाइन एरर था। यहाँ पे ये लोकेट करना होगा कि नीदर और नॉर का जो पोजीशन है वो सही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. He will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner. ये वास्तव में अगर देखा जाए तो कंडीशनल पार्ट वाला सेंटेंस है। ये टेंस का क्वेश्चन है, कंजंक्शन पर बेस्ड नहीं है। यहाँ पर he will certainly help you, यहाँ पे will प्लस V1 है, और अगर यहाँ पर भी देखें तो जो कंडीशनल पार्ट है उसमें भी will प्लस V1 है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो कंडीशनल पार्ट होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, देखो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल पार्ट क्या है? ये वाला कंडीशनल पार्ट है, ये कंडीशनल पार्ट है। इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड हियर, और दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर टेंस में आता है। तो यहाँ पर भी वही है,
वो तुम्हारी निश्चित रूप से मदद करेगा अगर तुम उससे अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे में मदद मांगोगे। तो मदद करना और मदद मांगना, ठीक है, ये दो पार्ट है यहाँ पे। तो कंडीशनल पार्ट जो है यू विल आस्क, ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ होगा आस्क। यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, यू आस्क। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। देन क्वेश्चन नंबर 13, despite taking steps to encourage foreign investment, there has been any substantial improvement in our economy। ठीक है, कहा गया है कि despite taking steps to encourage foreign investment, there has been any substantial improvement in our economy। कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के बावजूद या कोई भी देयर हैज़ नॉट बीन एनी सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन आवर इकॉनमी, हमारे इकॉनमी में फिर भी कोई सुधार नहीं आया। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट इसका सही है कि स्टेप्स लिए गए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के, इनकरेज करने के, लेकिन इसके बावजूद हमारे अर्थव्यवस्था में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट बनेगा, डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट देयर हैज़ नॉट बीन एनी सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे नॉट मिसिंग था, यहाँ पे नॉट अगर लगाएंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। सो आंसर होगा यहाँ पे 3 इज द आंसर। Despite taking steps to encourage foreign investment, there has not been any substantial improvement in our economy। ये था क्वेश्चन नंबर 13। Then we come to question 14। Although Raja Babu is poor, but he is happy। ये बहुत सिंपल है। And contented, contented means संतुष्ट। कहा जाता है कि हालांकि राजा बाबू गरीब है लेकिन फिर भी वह खुश और संतुष्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में ऑल्दो और बट ये आता है। ऑल्दो के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, येट, ये पेयर में बताया गया है। तो यहाँ पे बट गलत यूज़ किया गया है, इन प्लेस ऑफ बट इट शुड बी येट। सो एरर इज इन पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, you cannot demand all your articles unless you do not give advance notice। यहाँ पे देखते हैं, ये अच्छा है, unless जब तक कि, unless और until जो दो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ये खुद अपने आप में निगेटिव होते हैं। इसमें नॉट इन बिल्ट होता है, इसमें नॉट इज इन बिल्ट, नॉट इज इन बिल्ट, तो इसीलिए इसके साथ नॉट यूज करना गलत है। यू कैनॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स, तुम अपना सभी सामान नहीं मांग सकते अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस। तो यहाँ पे जो नॉट वाला मामला है इसको हटाना पड़ेगा। यू के बाद जो डू नॉट है ये सुपरफ्लुअस है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको लिखेंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। सो आंसर इज इन पार्ट 3 और यही मेरा आंसर भी है। पार्ट 3 में एरर है एंड 3 इज आवर आंसर। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। Although maternal mortality rates showing decline in India, thousands of women die every year due to lack of access to basic health care facilities। यहाँ पे देखो, हालांकि मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मातृत्व संबंधी जो मृत्यु दर है वो घट रही है, लेकिन फिर भी अगर भारत में देखा जाए तो हजारों औरतें हर साल मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन तक जो बेसिक जो मौलिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं है। अब देखते हैं इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। ऑल्दो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स
शोइंग डिक्लाइन, यहाँ पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे हम दो तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स आर शोइंग डिक्लाइन, तब होगा। यहाँ पे सिर्फ V4 अगर लिखा हुआ है तो V4 से सेंटेंस नहीं बनेगा, V4 के पहले या तो R जोड़ना पड़ेगा, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्दो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स हैव शोन, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखा जा सकता है, तो शोइंग की जगह पे हैव शोन भी लिखा जा सकता है, या अच्छा ज़्यादा ही सही रहेगा सिर्फ यहाँ पे अगर R जोड़ दिया जाए, तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा और ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो जाएगा। सो एरर लाइज इन पार्ट 1 एंड दिस इज द आंसर, 1 में मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सेंटेंस बड़ा है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। When elections in the country are due shortly, people are determined to register as voters and to vote for candidates based on their track record and the programs that they intend to implement for the betterment of the country. सेंटेंस का पूरा मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि देश में चूंकि चुनाव जल्दी होने को हैं, तो लोग क्या हैं, लोग प्रतिबद्ध हैं अपने आप को वोटर्स के रूप में पंजीकृत करवाने के, ताकि वो वैसे कैंडिडेट्स को वोट दे सकें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और साथ ही साथ उनके पास क्या प्रोग्राम्स है इसको भी वो ठीक से देखें कि क्या वो जो कैंडिडेट्स हैं जिनको वो वोट करेंगे उनके पास देश की बेहतरी के लिए अच्छे कुछ कार्यक्रम हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेंटेंस तो काफ़ी लंबा है, बट अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं पहले ही वर्ड पे, व्हेन का मतलब होता है जब, और सेंटेंस ये कब मीनिंगफुल होगा, जब हम लिखेंगे चूंकि इलेक्शंस नज़दीक हैं। चूंकि यहाँ पे अगर हम चूंकि से शुरू करेंगे तब ये मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। व्हेन का मतलब होता है जब से सेंटेंस अगर तुम पढ़ के देखोगे तो जब से अगर शुरू करोगे तो ये सेंटेंस एकदम मीनिंगलेस होगा, ठीक नहीं होगा। तो चूंकि के लिए हम लोग दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक तो सिंस यूज़ कर सकते हैं या एज यूज़ कर सकते हैं। एज का मतलब भी होता है चूंकि, अगर ये लिखेंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में था, एरर पार्ट 1 में था। ठीक है, देखो ये सेंटेंस काफ़ी लंबा था, कितने लाइन में, 1 2 3 4 लाइन का सेंटेंस था। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम के प्रेशर में हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि अरे भाई तो इतना लंबा सेंटेंस है, इसमें एरर हम कहाँ से डिटेक्ट कर पाएंगे, और इस क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए बिना समझे हुए छोड़ देंगे। किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बार कम से कम पढ़ के देखना, हो सकता है कि तुमको स्ट्राइक कर जाए कि एरर तो भाई फर्स्ट वर्ड में ही है। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद तुमको ये पता लगा कि फर्स्ट ही वर्ड में एरर था, तो तुम इसको आसानी से फिर कर पाओगे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 18, a student cannot be allowed to go out from the class unless the teacher gives him permission। देखो यहाँ पर भी unless आया, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है unless में क्या बताया था कि not जो होता है वो इनबिल्ट होता है, इसीलिए unless के बाद not लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों ने बताया था अभी से 2-3 क्वेश्चन पहले जब डिस्कशन हुआ था। तो अब यहाँ पे unless के बाद देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब यहाँ पे gives है, इसमें not नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस का मीनिंग है कि कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जा सकता बाहर जाने के लिए। कब तक, जब तक कि टीचर उसे परमिशन नहीं देते, टीचर उसे अनुमति नहीं देते। तो यहाँ पे नॉट चूंकि यूज़ नहीं किया गया है, गिव्स है, तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। सो दिस इज ए केस ऑफ नो एरर, राइट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19. Neither Shamir nor his wife were aware of arrangements made for his journey. ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बेस्ड है. देखो कंजंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नीदर और नॉर ये बिल्कुल सही यूज़ किया गया है. ठीक है, ना तो समीर ना ही उसकी पत्नी इस बात से वाकिफ थी कि जर्नी के लिए, यात्रा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला चीज़ ध्यान रखना, ईदर और नीदर नॉर वाले केस में क्या होता है, आने वाला जो वर्ब होता है, अगर सब्जेक्ट ये देखेंगे कि इसके पहले कौन सा नाउन है. यहाँ पे देखो ऑक्सिलियरी वर्ब या मेन वर्ब जो भी होता, उसके पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि ईदर और या नीदर नॉर वाले सेंटेंस में कि ये वाला वर्ड क्या है. तो यहाँ पे वाइफ है, सिंगुलर है, तो इसीलिए वाइफ के हिसाब से ये वर्ब गलत यूज़ किया गया है. यहाँ पे होगा वॉज. ठीक है, अगर ऐसा रहता नीदर समीर नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर प्लूरल होता, वाइफ तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा. और अगर यहाँ पे प्लूरल होता, फ्रेंड्स होता मान लो, तो नीदर समीर नॉर हिज फ्रेंड्स, तब वहाँ पे वेयर सही होता. तो रूल क्या है, ईदर और नीदर नॉर वाले केस में हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि यहाँ पर आने वाला नाउन क्या है. अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, एंड इफ इट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल. तो एरर किस पार्ट में यहाँ पे मिला, एरर मिला पार्ट 2 में, एंड आंसर इज 2. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. देखो नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. ये तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के पहले आने वाला पर्सन कौन सा है, ये प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का है. तो इसके हिसाब से नंबर वाले में क्या था, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वहाँ पे अगर ये सिंगुलर नंबर का है नाउन तो सिंगुलर नंबर का वर्ब होगा, प्लूरल नंबर का नाउन है तो प्लूरल नंबर का वर्ब होगा. अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे हम लोग को पर्सन पे ध्यान देना होगा. ये चूंकि फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आई है, तो आई के हिसाब से एम होना चाहिए, ना कि आर. ठीक है, तो यहाँ पे आर गलत यूज किया गया है. इन प्लेस ऑफ आर इट शुड बी एम. अगर यहाँ पे रहता नीदर राकेश नॉर यू, तब यहाँ पे आर सही हो सकता था, क्योंकि यू के हिसाब से हम लोग आर लगाते हैं. ठीक है, लेकिन उस केस में फिर इसका भी ध्यान देना पड़ेगा 2, 3, 1 वाले कॉन्सेप्ट को. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 21. Sorry. This is not such a big problem which cannot be solved by me. ये कोई वैसी समस्या, उतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसको मैं सुलझा ना सकूं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे सच है. कोरिलेटिव कंजंक्शन की अगर बात करें तो सच के साथ दैट लगता है, जबकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे विच यूज किया गया है. विच को क्रॉस कर देंगे, ये गलत है. इन प्लेस ऑफ विच इट शुड बी दैट. सो द आंसर इज 3. ठीक है, ये ध्यान रखना, सच के बाद दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखना. कभी कभी इस तरह का सेंटेंस आता है, हम लोग बोलते हैं इमोशनल होके कि अरे भाई 10 साल बीत गए तुम्हें देखे हुए. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 years have passed since. तो ये ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का सेंटेंस का मीनिंग होगा और सिंस रहेगा, तो सिंस के बाद यहाँ पे हम लोग V2 यूज़ करते हैं. V2 मीन्स सिंस आई हैव सीन यू,
ये गलत है, हैव सीन की जगह पे हम लोग लिखेंगे सॉ। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, मेनी ईयर्स हैव पास सिंस आई सॉ यू, या तुमसे मिले हुए, सिंस आई मेट यू, तो वहाँ पे हम लोग V2 यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला ध्यान में नहीं रहेगा तो तुमको ये सेंटेंस बिल्कुल सही दिखेगा। तो इसमें किस पार्ट में एरर था? पार्ट 4 में एरर था, एंड द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द ट्रस्टी हैज अग्रीड नॉट ओनली टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिटोरियम बट ऑल्सो द न्यू रिसर्च सेंटर। और यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है कौन कौन सा देखते हैं? नॉट ओनली और बट ऑल्सो, दोनों को इक्वेट करेंगे कि इसका पोजीशन सही है कि नहीं। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है? नॉट ओनली के बाद आ रहा है वर्ब, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? रिसर्च, ये नाउन है। तो ये मिसमैच है, नॉट ओनली के बाद वर्ब और बट ऑल्सो के बाद नाउन, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सेंटेंस का मीनिंग ठीक से समझना होगा। कहता है कि ट्रस्टी जो हैं वो सहमत हो गए हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को किस बात पे सहमत हो गए, ये ध्यान देना। ट्रस्टी सहमत हो गए हैं फंड देने के लिए, न सिर्फ इस ऑडिटोरियम के कंस्ट्रक्शन के लिए बल्कि नए रिसर्च सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए तो ये सही होगा कि नहीं। द ट्रस्टी हैज़ एग्रीड, किस चीज़ पे सहमत हुए हैं? टू फंड देने के लिए, दो चीज़ के लिए। तो नॉट ओनली has agreed to fund not only the construction, not only the construction, not only the construction, और फिर आगे देखते हैं but also the new research, ठीक है। अब देखो इक्वेट करके देखते हैं यहाँ पे, तो नॉट ओनली के बाद द कंस्ट्रक्शन ये नाउन है और द न्यू रिसर्च ये भी नाउन है, तब जाके ये इक्वेशन सही बनता है। यानी कि नॉट ओनली का जो पोजीशन यहाँ पे दिया गया है ये गलत है, इसको नॉट ओनली को यहाँ पे लाना पड़ेगा और टू फंड को यहाँ पर ले जाना होगा। इसको ठीक से समझ लो, एक बार ठीक से समझ लो। नॉट ओनली बट ऑल्सो को मैंने इक्वेट किया, दोनों के साथ नाउन आ गया, तो थोड़ा सा पार्ट 2 में वर्ड का जो अरेंजमेंट था उसको चेंज करना पड़ा। आंसर इज 2। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड दिया हुआ है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम की अगर हिंदी पूछी जाए तो होता है प्रेक्षागृह। ऑडिटोरियम मीन्स प्रेक्षागृह। सो दिस इज द आंसर, 2 इज द आंसर। Then next, question number 24. He was selected for that post because of he was familiar with urban as well as rural way of life. उसको उस पोस्ट के लिए इसीलिए चुना गया क्योंकि वो परिचित था शहरी और शहरी के साथ ही साथ देहाती जीवन शैली से भी। वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन शैली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन स्तर। वे ऑफ लाइफ मीन्स जीवन शैली, जीने का अंदाज, जीवन शैली, ठीक है। अब देखते हैं एरर कहाँ पे है। बिकॉज ऑफ, यहाँ पे तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ सही यूज किया गया है कि यहाँ पे बिकॉज सही होता। ये एक क्वेश्चन में डिटेल में बताया गया है, तुम उस क्वेश्चन को देख सकते हो जाकर कि कहाँ पे था ये, तुमको इसको डिसाइड करना पड़ेगा। बताया गया था कि बिकॉज के बाद पूरा क्लॉज यूज किया जाता है और यहाँ पर वही है ही वॉज फैमिलियर।
तो इसीलिए ही वॉज फैमिलियर चूंकि यूज किया गया है, इसीलिए बिकॉज सही होगा, बिकॉज ऑफ गलत है। अगर बिकॉज ऑफ यूज करते तब क्या होता, बिकॉज ऑफ हिज फैमिलियरिटी, फैमिलियर को चेंज करके लिखना पड़ता फैमिलियरिटी, तब हम लोग बिकॉज ऑफ भी यूज कर सकते थे। बट दिए गए सेंटेंस में बिकॉज ऑफ का यूज सही नहीं है, इन प्लेस ऑफ बिकॉज ऑफ इट शुड बी बिकॉज। So this was the second last question of today's session. Now we are going to discuss the last question, question number 25. Despite organizations are aware of the importance of IT, they often do not know how to deploy it effectively. Sentence का meaning अगर हम देखते हैं तो sentence का meaning ये होता है कि हालांकि जो organizations हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो इस बात से अवगत हैं या इस बात से पूरी तरह से जागरूक हैं कि आईटी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व होता है, लेकिन फिर भी दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू डिप्लॉय इट इफेक्टिवली। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो ये नहीं जान पाते कि आईटी को कैसे प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को अगर तुम पढ़ोगे जैसा कि मैंने बताया, तो ये सेंटेंस 2 वर्ड से शुरू होना चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की अगर बात करें तो ये सेंटेंस शुरू होना चाहिए ऐसे, यद्यपि या हालांकि। इससे सेंटेंस को शुरू होना चाहिए। हालांकि संस्थाओं को ये पता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्दों से शुरू हो सकता है अगर हिंदी की बात करें, और इसके लिए एक कॉमन है वर्ड यहाँ पे ऑल्दो या दो भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्पाइट यूज किया गया है ये गलत वर्ड है। इन प्लेस ऑफ डिस्पाइट वी शुड यूज ईदर ऑल्दो या दो, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 1 में था, और इसीलिए मेरा आंसर होगा 1। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस कंजंक्शंस पर बेस्ड, जिसको एक्सप्लेन किया गया, और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज भी कुछ डिस्कशन हुआ था, उसी पर बेस्ड था। तुम लोगों को मज़ा आया होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट तुम ठीक से समझ पाए होगे तो इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, और इसी तरह से एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। कल कंजंक्शन का एक पार्ट और होगा जिसमें कि इस तरह के एरर्स होंगे, साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस जो बैंक एग्जाम्स में या हायर लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन का भी समावेश किया जाएगा। मिलते हैं कल नए सेशन में नए कंटेंट्स, नए डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।